नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज लेकर के आया हूं पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल का वन शॉट। अभी वैसे चुनाव का माहौल भी है तो आप लोगों को राजनीतिक दलों की जानने की जिज्ञासा भी होगी कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन जीतेगा इस बार के चुनाव। ऐसी चर्चाएं बहुत सी चलती रहती हैं और भारत तो वैसे सच में बहुत फेमस है। चाय की थड़ी से लेकर के किसी पे भी देख लो आप, चाय की थड़ी से लेकर के संसद तक यही की चर्चाएं चलती है। राजनीति में तो जिसने कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी भी नहीं हो ना वो भी जानता तो है कि होता क्या है। तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। और जानते हैं राजनीतिक दल के बारे में। और आज इस वन शॉट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, फिर उनकी जरूरतें क्या क्या हैं, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि इतने राजनीतिक दल काफी है। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं और क्षेत्रीय दल से पहले राष्ट्रीय दल जो है 7, उनके बारे में जानेंगे डिटेल में नहीं, बेसिक थोड़ा ब्रीफ में। राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, और फिर कुछ अन्य सुझाव उनको सुधारने के लिए। आपके और हमारे सुझाव आते रहेंगे पर वो सुधरने तो है नहीं, ठीक है ना, तो पर सुझाव तो हम देते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो यहाँ पे बात कर रहा हूं। बाकी डिटेल में जानना हो तो मेरे 4 लेक्चर्स हैं राजनीतिक दल के, उन्हें आप देखिएगा, डिटेल में समझिएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक बारीकी को। अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को आप समझना चाहते हैं तो उन्हें देखिएगा। शुरुआत करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार के राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य में से काम करता है। देखो सबसे पहली बात क्या है, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो संगठित समूह है, संगठित समूह है, वो समूह क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ करके क्या करेगा, सरकार बनाएगा। वही क्या है, वही राजनीतिक दल कहलाता है। समूह बना हुआ है, वो चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाने का इच्छुक हो, उसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं राजनीतिक दल, तो वो जानते हैं। सबसे पहले दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं इसीलिए तो हम उन्हें राजनीतिक दल कह रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं तभी तो हम उन्हें राजनीतिक दल कह रहे हैं, नहीं तो बाकी दबाव समूह भी होते हैं, आंदोलनकारी भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे समूह बने हुए। हमने उन्हें तो राजनीतिक दल नहीं कहा। राजनीतिक दल क्यों कहा है, क्योंकि चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने के इच्छुक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनका पहला जो काम है वो है दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ेंगे कैसे, उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। भाई उम्मीदवार खड़े होंगे और फिर वो उम्मीदवार उस पार्टी के नाम से वोट मांगते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो उम्मीदवारों का चुनाव है ना, किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से उम्मीदवारों का चुनाव होता है। पर उससे पहले एक बात आप इधर देखिए, किसी भी पार्टी को आपको 3 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। एक होते हैं नेता, ठीक है, जो सबसे बड़े, जो बड़े लेवल के सारे मीटिंग सब कुछ वो करते हैं, वो होते हैं नेता। उसके बाद आते हैं सक्रिय सदस्य, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। जो कभी रैली निकलेगी तो जय जयकारे लगाते हुए जाएंगे, खाते पीते हुए जाएंगे, मजे लेंगे, ठीक है, ऐसे लोग हैं। चाहे उनके घर में खाने के दाने नहीं हो पर पार्टी का समर्थन करने निकल जाते हैं, सक्रिय सदस्य। फिर आते हैं अनुयायी, अनुयायी जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे रैली वैलियों में नहीं जाते पर वो चाहते हैं कि ये पार्टी जीत जाए। और फिर एक बार इनके बाद आते हैं प्रो अल्ट्रा, बिल्कुल हाई लेवल के, ठीक है, हमें ना पार्टी से संबंध है कुछ भी नहीं पर लड़ लेंगे, चलती ट्रेन में, चाय की थड़ी पे, दोस्तों से, माता पिता से, भाई बहन से, पत्नी से, किसी से भी लड़ लेंगे कि हाँ ये पार्टी ही जीत करके आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, वो पर किताब में नहीं है, और तो किताब में नहीं है वो हमारे सिलेबस पे भी नहीं है, तो इसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखो उम्मीदवारों का चुनाव कैसे होता है। भारत जैसे देश में तो ये जो बड़े नेता होते हैं ना, ये लोग चुनते हैं कि वहां से फलाने वाली जगह से है ना ये वाला बंदा लड़ेगा। अब वो कैसे चुनेंगे, पैसा दो, पैसा पैसा, उनको जितना पैसा खिलाओगे वो खुश और वो आपको टिकट दे देंगे। और जैसे अमेरिका जैसे देशों में क्या क्या होता है, जो सदस्य होते हैं ना वो चुनते हैं कि इस बार यहां से ये चुनाव लड़ेगा। बल्कि ये ज्यादा बेटर सिस्टम है, इसकी काफी जगह मांग करी जा रही है और सच में एक लोकतंत्र वाला सिस्टम है। तो उम्मीदवारों का चुनाव भी कौन कर रहा है, राजनीतिक दल ही करते हैं। तीसरा काम है नीति और कार्यक्रमों। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना। यूपी में तो अभी चल रही है, यूपी तो सबसे बड़ा भारत की राजनीति का केंद्र कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, तो उसमें भी चुनाव चल रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अलग अलग नीतियां आ रही हैं। कोई पार्टी कहती है हमारी सरकार बनी तो हम ये काम कर देंगे, फिर कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारी बनी तो हम ये काम कर देंगे।
तो नीतियां और कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार की नीतियां, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ये राजनीतिक दल हमारे सामने रखते हैं और फिर जो हमें बेहतरीन लगता है हम उसे चूज करते हैं और उन्हीं को जिता करके सत्ता में लेकर के आते हैं। कानून निर्माण में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ी भूमिका है। देखो कानून निर्माण क्या है, कानून निर्माण के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वह पहले लोकसभा में जाएगा। अब देखो लोकसभा में सरकार के लोग भी बैठे हुए हैं और विपक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं। वो विपक्ष के जो बैठे हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी से तो जीत करके गए हैं ना, तो कानून बनाने में तो उनकी भी भूमिका है। भाई सही होगा तो समर्थन देंगे और गलत होगा तो विपक्ष में नारेबाजी लगाएंगे कि सरकार मुर्दाबाद, सरकार गलत काम कर रही है, गलत ऐसा, तो जो विपक्ष में वो तो विरोध करेंगे। तो कानून बनाने में भी किसकी भूमिका होती है? राजनीतिक दलों की होती है। फिर ऐसा ही राज्यसभा में है, राज्यसभा में भी पक्ष विपक्ष के दोनों लोग होंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रपति देश का होता है, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। तो कानून निर्माण में भी क्या है? राजनीतिक दलों की भूमिका है। सरकार बनाते हैं, ऑफकोर्स सी बात है, फाइनल जो डेस्टिनेशन है, अंतिम लक्ष्य है जीवन का, वो सरकार बनाना ही तो होता है, ठीक है। कि भाई चुनाव लड़ा, इतना पैसा खर्च करा, क्यों करा? सरकार बनानी है। सरकार बना करके क्या करना है? हमने जिन लोगों को जितना खुलाया चुनाव में उनसे ज्यादा लूटना है हमें, और हमें हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है ना ये सतत पोषणीय विकास है ये उन लोगों के लिए, नेताओं के लिए सतत पोषणीय विकास है कि भैया हम तो आज कमा ले जितना कमा ले, पर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसा छोड़ करके ही जाएंगे, ठीक है, चाहे जनता गरीब रह जाए। विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो उनके विरोध में बैठते हैं, विरोध में उनकी गलतियां बताते हैं कि ये गलती सरकार ने करी है, सरकार को ये गलती सुधारनी चाहिए, ऐसी बातें। तो विरोधी पक्ष की भूमिका भी वो लोग निभाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको सरकार के सामने लेकर के आते हैं। कहते हैं कि जनता महंगाई से मार खा रही है, ठीक है, तो महंगाई के बारे में जनता की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। किसी भी प्रकार का जो भी मुद्दा हो वो उठाते हैं, वो हाईलाइट में लाते हैं, मीडिया के सामने लेकर के आते हैं, वो मुद्दों को उठाते हैं। और फाइनली है कल्याण कार्यक्रम। कुछ काफी कल्याण कार्यक्रम चलाते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, कोई कैंप लगा देता है कि कोरोना का वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाओ किसी पार्टी की तरफ से, ठीक है। कोरोना के टाइम पे अलग अलग प्रकार के नेताओं ने खाने बांटे हैं और अलग अलग प्रकार कल्याण कार्यक्रम सरकारें चलाती हैं, वो भी क्या है? एक पार्टी के लोग ही लोगों तक पहुंचाते हैं। ये सारे मुख्य काम राजनीतिक दल के कार्य हैं। ये ब्रीफ में बेसिक सी जो बात है जो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं वो बातें मैंने आपको बता दी है। अगर अब आपको और भी डिटेल में जानना हो तो लेक्चर्स तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आते हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत को महसूस करना हो, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत को महसूस करना हो कि हमें इसकी जरूरत क्या है, तो आप उसकी एक ऐसी कल्पना करिए कि वो चीज अगर ना हो तो क्या होगा, है ना। अगर ना हो तो क्या होगा? अगर मान लो हमें शिक्षा की क्यों जरूरत है, तो सोचो शिक्षा अगर हम ना लेते तो हम गंवार रहते हैं, अनपढ़ गंवार रहते हैं। तो अगर कोई भी चीज की अगर आपको जानना है कि जरूरत क्यों है, तो आप ये मान लीजिए, कल्पना करिए कि मान लो वो चीज है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो हम भी यहां पर मान करके चलते, चलो हमने राजनीतिक दल नहीं बनाए, हमने पार्टियां नहीं बनाई, तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहला काम तो क्या होगा कि सरकार सही से नहीं बन पाएगी, सरकार नहीं बनेगी, पहला काम। दूसरा काम क्या है? हर इंसान अपना जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उसके लिए तो जिम्मेदार हो जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे इस जगह पे ये रोड बनवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा, ये सारे काम करवा दूंगा। पर देश के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछता है भारत, क्योंकि सरकार तो पार्टी ही बना रही है ना। फिर सरकार बनेगी नहीं तो देश के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसी बात है। तो सरकार नहीं बनेगी, क्षेत्र की जिम्मेदारी आ जाएंगी, देश की जिम्मेदारी नहीं आएंगी। उसके अलावा बताइए आप और क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास राजनीतिक दल ना हो और फिर हम लोगों को विपक्ष के मुद्दे पर विपक्ष हमारे पास नहीं होगा, ठीक है ना, विपक्ष नहीं होगा, जैसे जो काम सारे हमने देखे वो नहीं हो पाएंगे। फिर अगर अब एक बात चलो कल्पना कर ली हमने, मान लिया कि नहीं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पास राजनीतिक दल नहीं है। ऐसा काम पंचायती चुनाव में होता है, ऐसा काम पंचायत के चुनाव में होता है कि वहां पे राजनीतिक दल नहीं होती, बीजेपी कांग्रेस नहीं होता। पर वहां पे होता क्या है? जैसे गुट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? गुट बन जाते हैं। जैसे कि दो गुट बन गए, एक बन गया एक्स का और एक बन गया वाई का, कि भाई एक्स को सरपंच बनाना है, वो कहते हैं वाई को सरपंच बनाना है। अब एक्स क्या करेगा? जो एक्स के सपोर्ट में है उनको बोलेगा तू इस वाले वार्ड से पंच के लिए खड़ा हो जा, तू इस वाले वार्ड से, तू इस वाले वार्ड से, तू इस वाले वार्ड से, और तुम जीत जाओ, तुम मेरे समर्थन में हो। और ये भी ऐसे ही करता है, ये भी एक्स को इसको खड़ा कर देगा, तू इस वार्ड से, तू इस वार्ड से, तू इस वार्ड से, तुम जीत गए तो तुम मेरे समर्थन में, ठीक है। फिर अब आधा गांव इसकी तरफ, आधा गांव इसकी तरफ, जिसके पास ज्यादा वोट वो जीत जाए। ये क्या है? ये जो गुट बने हैं, ये जो ग्रुप्स बने हैं,
तो ये ग्रुप भी तो क्या है, ये भी तो पार्टी का ही रोल निभा रहे हैं, बस नाम नहीं दिया हमने इनको पार्टियों को। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता होगी। अगर लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें है। और आप देखेगा, आप गांव में जाइए, आप देहाती इलाकों में जाइए, आप पिछड़े ग्रामीण इलाकों में जाइए, जब आप वहां पे बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोगों को कौन नहीं बेरो कि लोकतंत्र क्या है। सच में उनको नहीं पता है कि लोकतंत्र क्या है, उनको नहीं पता है संविधान क्या है। उनको पता है जी चुनाव आ रहा है, चुनाव आने वाले, मतलब ये राजस्थानी भाषा होती है, तो चुनाव आने वाले हैं, इस बार इन्हें वोट दूंगा, बिना वोट दूंगा, इसको वोट देना, उसको वोट देना, ऐसा है। तो वो वोट देने की बात करते हैं। अब वो वोट किसको दे रहे हैं कि हाथ को वोट देंगे, कमल को वोट दे देंगे, ठीक है, झाड़ू को वोट दे देंगे, हाथी को वोट दे देंगे, साइकिल को वोट दे देंगे। ये क्या पहचान है? ये राजनीतिक दलों से ही तो लोकतंत्र बना हुआ है ना। तो राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें होती है। और अगर ऐसा सवाल आ जाए कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, तो सारे के सारे 8 काम बता देना कि इस कारण हमें जरूरत है। और ये वाला ना उदाहरण दे दीजिएगा पंचायत वाला। बढ़ते हैं आगे। अब सवाल आता है कि राजनीतिक दल जरूरी है, ये बात हमारा क्लियर हो गई सर, पर कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग की लिस्ट में 750 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है। तो अब कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? तो पहला है एक दलीय शासन व्यवस्था। क्या एक ही दल होना चाहिए? ऐसी ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए। एक दलीय शासन व्यवस्था जैसे कि चीन में, वहां पर एक ही दल है, कौन सा? सीपी, ठीक है। अब वहां पे बाकी पार्टियां बन सकती है पर वो सरकार नहीं बना सकती। जब सरकार ही नहीं बना सकती तो फिर कैसा वहां पे लोकतंत्र हम नहीं मानते। तो एक दलीय शासन व्यवस्था तो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती कि एक ही पार्टी के हाथ में पूरा का पूरा पावर हो, ऐसा नहीं। फिर दो दलीय व्यवस्था। अब दो दल में क्या होता है, पार्टियां हो सकती है और भी हो, पर दो ही मुख्य दल होते हैं जो कि सरकार बनाने के लिए काबिल होते हैं। तो ऐसा कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा? अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं। नाम बताओ 2 पार्टियों का, कौन कौन सी है? ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं। ब्रिटेन की 2 पार्टियों का नाम बताओ कौन कौन सी है? अमेरिका में कौन कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। यहां पे कौन कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी, इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे, वहां के नाम इंग्लिश में ही है बच्चों। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये 2 कहां की है बच्चों? ये 2 है ब्रिटेन की। तो वहां पर दो दलीय व्यवस्था है। फिर आते हैं बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था जैसे कि भारत में, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यह है कि बहुत सी पार्टियां क्या हो, सरकार बनाने के होड़ में हो, वो सरकार बनाने के लिए काबिल हो। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि कभी कांग्रेस की, कभी भाजपा की और कभी गठबंधन की भी सरकारें बन रही है, अब ये जो व्यवस्था है कि एक दल, 2 दल या बहुदल, ये क्या हमारे हाथ में नहीं, ये इतिहास पे डिपेंड करता है, ये देश की संस्कृति पे, देश के इतिहास पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब आप पूछोगे सर फिर भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था क्यों? क्योंकि भारत में इतनी विविधता है, तो एक पार्टी, 2 पार्टी क्या है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, इसलिए हमने बहुदलीय शासन व्यवस्था चुनी है। अब देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग पार्टियों को 2 भागों में बांट करके रखता है। एक होते हैं राष्ट्रीय दल और एक होते हैं राज्य या क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल कैसे बनते हैं? उनकी 3 कंडीशंस होती है। वो 3 कंडीशंस मैंने लेक्चर में डिटेल में समझाई है, वो आप समझिएगा। पर मैं यहाँ पे बेसिक से बता देता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 6% वैध मतदान का, 6% वैध मतदान का किसमें होना चाहिए? लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में 6% वैध मतदान का मिलना चाहिए, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में, 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में ये मिले। और प्लस 4 सीटें कहां हो? लोकसभा में, 4 सीट लोकसभा में होनी चाहिए, तब आप क्या कहलाओगे? राष्ट्रीय दल कहलाओगे। तो अब सबसे पहले 7 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सबसे पहले है। मैं एक बिल्कुल चार्ट सा बनवा रहा हूं, ये चार्ट बनाते जाइएगा, इसमें समझाने लायक कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, पर देखते हैं। स्थापित कब हुई? 1 जनवरी 1998 को हुई है। संस्थापक कौन है? ममता बनर्जी संस्थापक है। नेता आज के मौजूदा समय में नेता कौन है? आज ममता बनर्जी है। चुनाव चिन्ह क्या है? पुष्प और तृण, ये चुनाव चिन्ह है। उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्म समान हो, किसी भी धर्म में भेदभाव ना हो, और संघवाद हो, 2 या 2 से ज्यादा स्तर वाली सरकारें चलें। सत्ता में 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में, और आज भी सत्ता में है पश्चिम बंगाल में।
उपस्थिति और कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में भी उपस्थिति है। मान्यता कब मिल गई थी इनको? राष्ट्रीय दल की 2016 में। लोकसभा में 2019 में जब चुनाव हुए तो 4.07% वोट मिले, 22 सीटें जीती लोकसभा में और चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अन्य, अब देखो ये 10 पॉइंट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है। इसी प्रकार से आप याद करिएगा। अब जैसे अन्य में कुछ ही नहीं लिखा हो ना, तो वहां पे आप अन्य लिख करके खाली में छोड़ करके आइएगा, ये लिखिए ही मत करेगा। जो पॉइंट नहीं है वो लिखना ही नहीं है आप लोगों को। फिर आते हैं बहुजन समाज पार्टी। स्थापित कब होती है? 1984 में होती है। संस्थापक कौन है? स्वर्गीय काशीराम साहब है। नेता कौन है? आज के समय में मायावती है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। उद्देश्य क्या है कि जो बहुजन समाज, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जो लोग हैं जो हजारों सालों से वंचित रहे हैं सत्ता से, शिक्षा से, उन लोगों को क्या है सत्ता में लेकर के आना ही इनका उद्देश्य है। सत्ता में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, 1 बार पूरे पूर्ण बहुमत के साथ और बाकी गठबंधन के साथ बनाई है। उपस्थिति और कहां पर? उत्तर प्रदेश में तो है ही, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी है। मान्यता कब मिली पता नहीं है, तो ये पॉइंट लिखिएगा, मत काट दो आप इसको। लोकसभा में 2019 के लोकसभा में 3.6% वोट मिले और 10 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल करी है। अन्य में क्या लिखोगे? साहूजी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब आंबेडकर के विचारों शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। ठीक है, सभी पार्टियों के कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो जैसे कि बसपा के कौन कौन है? डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले को तो आप जानते ही, ये है रामास्वामी नायकर और ये है साहूजी महाराज। कोल्हापुर के साहूजी महाराज रहे हुए हैं और इन्होंने मतलब जो शुरुआत में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कि उनको भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया और सबसे पहले उनके लिए अच्छी व्यवस्था करने वाले लोगों में इनको जाना जाता है। फिर आते हैं भारतीय जनता पार्टी। स्थापित 1980 में हुई। संस्थापक कौन है? पहले भारतीय जनसंघ था, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1951 में। फिर उसी को क्या है आगे भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित कर लिया गया। आज के समय में नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। चुनाव चिन्ह कमल है। उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, जो भारत की प्राचीन संस्कृति है ना, उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको आगे बढ़ाना। दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं, समग्र मानवतावाद की, समग्र सभी मानवों का भला होना चाहिए और अंत्योदय जो अंतिम में खड़ा है उसका भी भला हो, उन विचारों से आधुनिक और मजबूत भारत बनाना इनका लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें तो हिंदुत्व को बढ़ावा देना और संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भाजपा के एजेंडे में है। पार्टी जम्मू कश्मीर से जो विशेष दर्जा मिला हुआ है 370 अनुच्छेद जो 370 है उसको हटाना चाहती है और हटा भी दिया है। 2019 में उसे हटा ही दिया है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया। समान नागरिक संहिता, यूसीसी चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी नागरिकों के लिए समान हो, कि भैया उनका शादी का सिस्टम हो, उनके डिवोर्स का सिस्टम हो, जो समान नागरिक संहिता है उसके सपोर्ट में। और ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में भी कही गई कि समान नागरिक संहिता भारत में बनना चाहिए। धर्मांतरण पर रोक, जो कन्वर्जन होता है, धर्म बदलाया जाता है, उस पर रोक लगाने के भी पक्ष में है। सत्ता में 1998 में आए और फिर 2014 से अभी तक है। उपस्थिति पूरे भारत में ही है। मान्यता कब मिली पता नहीं है। लोकसभा में 2019 में 303 सीटों के साथ जीत करके सरकार इन्होंने बनाई है। अन्य में क्या है? पहले उत्तरी और पश्चिमी भागों में थी और अमीर लोगों के वर्गों से जुड़ी हुई थी। फिर धीरे धीरे गांवों से और जो पूर्वांचल वाला भाग है, पूर्वोत्तर वाला भाग है, उधर भी जाती गई और वहां पर भी मजबूत बन गई और आज पूरे देश में यह है नरेंद्र मोदी जी। फिर आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। स्थापित 1925 में हुई। संस्थापक मानवेंद्र नाथ रॉय एमएन रॉय थे। नेता आज के समय में डी राजा है। चुनाव चिन्ह देख सकते हैं आप। उद्देश्य क्या है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था। मार्क्सवाद और लेनिनवाद, मार्क्स और लेनिन क्या है? पर्सन रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका भला करना, वो जो विचारधारा उसको ये लोग फॉलो करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के समर्थक में है और लोकतंत्र के भी में भी आस्था रखते हैं। उपस्थिति देखो 1964 में क्या है? फूट हो जाती है, 2 पार्टियां बन जाती है। एक अब हम आगे पढ़ेंगे सीपीआई एम, वो 1964 में बनती है। तो उसके बनने के बाद ये थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और इनका जो जनाधार है वो सिकुड़ता चला जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक वो उपस्थिति है। यह है एमएन रॉय। लोकसभा में 2019 के में 1% से कम वोट और 2 ही सीटें इनको हासिल हुई। सीपीआई एम के बारे में जानते हैं। एम मतलब मार्क्सिस्ट। 1964 में बनती है। संस्थापक कौन है? ए.के. गोपालन है। आज के समय में नेता सीताराम येचुरी है और मार्क्सवाद लेनिनवाद में ही आस्था है। समाजवाद चाहती है कि समाजवाद, जैसे कि समाजवाद और पूंजीवाद हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, समाजवाद होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। लोकतंत्र की समर्थक है कि लोकतंत्र हो। और साम्राज्यवाद मतलब जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं उसके खिलाफ है। और सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर जो दंगे करते हैं उसके भी खिलाफ है। लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है, अच्छा मानती है। देखो अब 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। नई आर्थिक नीतियों में क्या बोला गया? एलपीजी,
कि बाहर से सामान आए, बाहर से कंपनियां आए, वो तो उसके खिलाफ है। वो पूंजीवाद को दर्शाता है, तो ये तो समाजवाद वाले हैं, तो पूंजीवाद के तो ये लोग खिलाफ ही हैं। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से शासन में रही, आज दक्षिण में है, और 2019 में 1.75% वोट मिला और 3 सीटें इनको हासिल हुई। फिर आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, स्थापित 1885, संस्थापक AOU नेता प्रियंका गांधी और चुनाव चिन्ह हाथ। उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सभी धर्मों में समान, लोकतांत्रिक होना चाहिए, और गणराज्य। गणराज्य मतलब जो देश का सबसे सुप्रीम हो वो निर्वाचित हो जाए, जिससे कि हमारे देश में राष्ट्रपति। मध्य मार्गीय, देखो वामपंथी वो लोग होते हैं जो कि समाज के पिछड़े, गरीब, उनके लिए काम करना चाहते हैं और फ्री मार्केट नहीं चाहते हैं कि भाई कुछ भी कोई भी देश का बाहर बेच दे, मतलब समाजवादी विचारधारा आप कह सकते हो। दक्षिणपंथी क्या होते हैं? जो फ्री मार्केट चाहते हैं कि सब कुछ जो उसको जो करना है प्राइवेट पे ज्यादा जोर हो, ऐसे। पर ये लोग मध्य मार्गीय, दोनों वर्गों के लिए काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के लिए मुख्य काम करना और अल्पसंख्यक समुदाय इनका मुख्य एजेंडा रहा है। 1971 तक लगातार सरकारें बनाई, 1980 से 89 तक इनका देश में शासन रहा। उपस्थिति पूरे भारत में ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें मिली और 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व इन्होंने किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन क्या है? ग्रुप बना लिए, मोर्चा जिन्हें हम लोग कहेंगे, फ्रंट जिन्हें हम लोग कहेंगे, 3 मोर्चे बने हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, जिसे हम लोग यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, जिसकी हेड सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, फिर बाकी दूसरे दल है, ये है प्रियंका गांधी। और ऐसे बीजेपी का भी बना हुआ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो उसकी हेड पार्टी है बीजेपी। एक है वाम मोर्चा या लेफ्ट फ्रंट, जिसमें क्या है सीपीआई, ये सभी जो वामपंथी विचारधारा की पार्टी है वो है। अब आते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 1999 में स्थापित हुई, संस्थापक शरद पवार है, नेता भी शरद पवार है, चुनाव चिन्ह ये घड़ी वाला है, और उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र चाहते हैं, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी वाले जो विचार है धर्मनिरपेक्षता पे वो होने चाहिए, समता, सभी समान हो, सामाजिक न्याय को चाहते हैं, संघवादी, सभी शब्द आपके सुने हुए हैं, समझाए हुए रखे मैंने। सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है, तो सरकार के जो भी प्रमुख पद है वो सिर्फ उनमें जो भारत के लोग हैं वही बन सके, तो वो तो बेसिक सी बात है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ वही बनते हैं जो भारत में जन्मे हुए सिटीजन ऑफ इंडिया रहे। सत्ता में आज कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और इनकी एनसीपी की, तीनों की मिलाकर के सरकार है। महाराष्ट्र में है, उसके अलावा मेघालय, मणिपुर में और असम में भी थोड़ी सी ताकतवर है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार है, ये है शरद पवार। अब आते हैं क्षेत्रीय दल, तो राष्ट्रीय दलों के अलावा कुछ जो है उन्हें क्षेत्रीय दल का टेक दे रखा है कि वो क्षेत्रीय दल है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में पार्टियां क्षेत्रीय हों। क्षेत्रीय का मतलब क्या? एक क्षेत्र में विशेष में, पर ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी क्षेत्र में हो, वो भी काफी जगह तक फैली हुई हो सकती है, पर जो गाइडलाइन है किसकी, भारतीय निर्वाचन आयोग की, उसको फुलफिल ना कर पाई हो तो वो ये राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बन पाई है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई। पिछले 3 दशकों का मतलब 1990 के बाद। ये क्यों? क्योंकि इससे गठबंधन बढ़ा है, गठबंधन बढ़ा है और गठबंधन की सरकार बनी है, तो वो ज्यादा बेहतरीन हुआ। ये साइकिल है किसकी? सपा की, समाजवादी पार्टी की। अब आते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र का न होना। देखो अब जो पार्टियां हैं ना वो बड़े लेवल पर फैली हुई है, उनके हर गांव में हर जगह क्या होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, पर अब वो सदस्य आगे तक नहीं बढ़ पाते। बड़े नेता डिसाइड कर लेते हैं चुनाव लड़ लेगा, बड़े नेता का ही कोई रिश्तेदार है किसी को क्या है वो चुनाव लड़ा देते हैं। आंतरिक लोकतंत्र नहीं, ये सब कह रहे हैं हमें लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में आस्था। अरे भाई लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि चुनाव होना, लोकतंत्र हर जगह होना चाहिए, लोकतंत्र हर जगह होना चाहिए, घर में भी लोकतंत्र होना चाहिए कि भैया सब समान हो, सबको बराबर के अधिकार हो, तो लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या कि भाई आप इंटरनल अपनी पार्टी के लिए चुनाव कराओ, जो अध्यक्ष की पोस्ट है उस पर आप चुनाव कराओ, उपाध्यक्ष की पोस्ट है उस पर चुनाव कराओ, राज्यों के अध्यक्ष उनकी पोस्ट पे चुनाव करो, ऐसा होना चाहिए। तो वो आंतरिक लोकतंत्र इनमें नहीं है। दूसरा है वंशवादी, दोनों मिलते जुलती है। तो अब ये आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो रहा है उसी को क्या है करो यहाँ पे अध्यक्ष बना दो, मेरी बेटी बड़ी हो रही है उसी को अध्यक्ष बना दो, मेरे वो चाचा जी का लड़का है ना वो मेरा खास है उसको अध्यक्ष बना दो। ऐसे ही वंशवाद है कि भाई अपने ही रिश्तेदारों को आगे बढ़ा देना, वो क्या कहलाता है? वंशवाद कहलाता है। पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, ये विशेष करके चुनाव में होता है। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ पार्टियां क्या है जीतने के लिए सोचती है कि हमें चुनाव जीतना है, तो वो क्या है जो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, क्योंकि चुनाव में पैसा लगाना है, जनता को खुलाना है, बहुत खुलाना है।
अब वो जितना पैसा लगाने के तो वो पैसा कोई दे, बड़ा बड़ा अमीरपति लोग होंगे वो पैसा देंगे, चुनाव लड़ेंगे। अपराधी भी है तो अपराधी भी चुनाव लड़ लेगा पैसा दे दे करके। ऐसी चीजें होती है जो कि गलत है। विकल्पहीनता, विकल्पहीनता का मतलब क्या है कि अब हमारे पास लोगों के पास विकल्प नहीं बचे। सभी पार्टियों के एजेंडा आप देखिएगा सिमिलर्स हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे, हम गरीबी कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर आज तक कुछ भी नहीं सुधारा है। तो अब जो लोग इनसे अलग मुद्दे चाहते हैं उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो विकल्पहीनता है हमारे पास। अब ये दीदी सोच रही है कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, इंप्रूव कैसे लाया जा सकता है इनमें। तो आइए जानते हैं कैसे सुधारा जा सकता है। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। देखो दल बदल क्या होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये एक्स पर्सन है, ओके, ये एक्स पर्सन है, ये किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और ये क्या करा, जीत जाता है, ये जीत जाता है, ये जीत गया। पर अब उसको पता चला इसकी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और दूसरी पार्टी वालों को सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ रही है, तो वो ये सोचता है, उसको बोलेंगे तुझे पैसा दे देंगे, तुझे मंत्री बना देंगे, तू हमारी तरफ आ जा। तो ये क्या करा, वो दूसरी पार्टी की तरफ चला गया। अब इसने क्या, दल बदल दिया, दल मतलब पार्टी बदल दिया, ग्रुप को बदल दिया। तो फिर संविधान में संशोधन करके क्या है, एक दल बदल कानून लेकर के आया गया। इसके तहत क्या है कि अगर आप इस प्रकार से दल को बदलोगे, इस प्रकार से अगर आप दल को बदलोगे तो क्या होगा, आपको अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। पर हमारे देश में क्या होता है कि जहां कानून होता है ना उससे एक कदम हमारा आगे होता है। अब ये देखो जो भी बंदा है, जैसे मान लो आज मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर बाद में मुझे ऑप्शन मिला कि यार सर हम आपको मंत्री बना देंगे, आप हमारी तरफ आ जाओ, हमारी सरकार बनने वाली है, मैं चला गया। अब ये जो डिसीजन करता है ना कि दल बदल कानून के तहत सीट जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, ये करता है लोकसभा का या विधानसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा का विधानसभा का अध्यक्ष किसका बनेगा, जो पार्टी जीती है उसका। तो अब जो पार्टी जीती है उसका बना है, तो जब मैं उनकी तरफ जा रहा हूं तो वो मुझे हटवाएंगे, सॉरी हटवा ही नहीं सकते वो लोग मुझे, तो यहां पे सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे एक कदम आगे रहते हैं। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश की बात चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसमें ये बोला कि जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको एक शपथ पत्र भरना पड़ता है। आप जैसे देखते होंगे कि भाई कलेक्टर के पास जाते हैं, वो शपथ पत्र भर करके देते हैं। उस शपथ पत्र में अपनी संपत्ति के बारे में और उनके ऊपर जितने भी आपराधिक केस चल रहे हैं वो सारे वो बताएं कि हमारे ऊपर ये आपराधिक केस चल रहा है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, सारी बातें बताएं। ये बातें भरना शुरू भी करिए और इससे हमारे पास बहुत ज्यादा लोगों की नॉलेज, जो पॉलिटिशियन खड़ा हो रहा है उसके हमारे पास नॉलेज भी। पर ये सच में सही है या नहीं है, ये चेक करने वाला हमारे पास कोई भी नहीं। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवारों की सूचना में कोई व्यवस्था नहीं कि उसे कोई चेक कर ले। सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। यह भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह चीज जरूरी कर दी कि आप सांगठनिक चुनाव कराओ, आपकी जो पार्टी उसके चुनाव कराओ और आयकर इनकम जो आपकी है उसका टैक्स भरो, आप रिटर्न भरो। ये लोगों ने करा भी, पार्टियों ने भी करा, पर खाना पूरी का नहीं, बस ये दिखा दिया, थोड़ा झूठ मूठ में इतना कर दिया उतना कर दिया, थोड़े से ओपन में छोटे मोटे चुनाव करा दिए, तो वो दिखावटी है। तो सच में वो इनसे इनका आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हुआ या नहीं हुआ ये हम लोग पक्का नहीं कह सकते। अब आते हैं कुछ अन्य सुझावों पे, और बाकी जो हमारे सुझाव हैं। आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित कानून बनाया जाना चाहिए। अब आंतरिक जो उनका कामकाज है ना उनको सुधारने के लिए कानून बनाए, पर कानून बनाएगा कौन, नहीं पार्टी के लोग ही बनाएंगे। और ये चाहते नहीं है कि कोई हमारे खिलाफ कानून है, वो चाहते नहीं कि कोई हमारे खिलाफ कानून आए, तो वो कानून कभी बनेगा नहीं। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, ये तो करना चाहिए, सभी दलों को अपने सदस्यों की सूची रखनी चाहिए और जो सच में पार्टी के लिए जी जान लगा कर काम कर रहा है उसे बड़े मंच पर लेकर कर आना चाहिए पार्टी को। अपने संविधान का पालन कर, अपने संविधान का ये है कि देश का संविधान तो सबके लिए, नागरिकों के लिए, पार्टियों के लिए, उसका तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। अपना संविधान तो जो आपने अपने पार्टी के रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं उनका पालन होना ही चाहिए। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाए। जब अगर मान लो पार्टी में कोई विवाद हो गया तो उसमें स्वतंत्र प्राधिकारी मतलब एक अलग से ही एक कमेटी बनाए, अलग से ही लोगों को बिठाए, वही इसका डिसीजन करे, पार्टी के लोग ना करें। सबसे बड़ों पदों के लिए खुला चुनाव, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके लिए खुला चुनाव कराए, जिस भी सदस्य को लड़ना है वो लड़े और बन जाए। महिलाओं को करीब 1/3 टिकट, महिलाओं को 1/3 टिकट देनी चाहिए चुनाव में, मतलब 33% टिकट देनी चाहिए। और जो बड़े पद है उनमें भी उनको क्या है, आरक्षण देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके कि हाँ भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव इनमें से 3 में से एक तो महिला ही बनेगी ऐसा।
चुनाव का खर्च सरकार उठाए। अब सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। अब चुनाव का जो खर्चा है वो सरकार को उठाना चाहिए, या उनको पेट्रोल भरवा दे गाड़ियों में, उनको गाड़ियां दे दे, और किस हिसाब से दे कि उनके जो लास्ट चुनाव थे उस चुनाव में उस पार्टी की कितनी हिस्सेदारी थी लोकसभा में, उस हिसाब से क्या है वो उनको धन दे और उसका पूरा रिकॉर्ड रखे। अच्छा आइडिया है। वैसे राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिससे वे पसंद नहीं करते। ये बात मैंने आपको कही कि राजनीतिक दल कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई ऐसा कानून बनाए जो उनके विरोध में हो। दो और तरीके हैं जिनसे हम इनको सुधार सकते हैं। पहला, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। अब राजनीतिक दलों पर लोग दबाव बनाए कि तुम ये सारे काम करो, और कैसे कर सकते हैं, ये दबाव कैसे बना सकते हैं भैया? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, पेंटिंग्स बनाए, मीडिया में जाए, आंदोलन करे। जब राजनीतिक दलों को लगेगा यार सच में लोग तो सीरियस हो गए, अगर हमने ये काम नहीं करे तो हमारी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी, और जब हमारी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी तो हमें वोट ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या है वो खुद पे खुद काम करना शुरू करेंगे। राजनीतिक दल खुद मजबूर होकर के ऐसे क्या है कानून बनाएंगे। सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। देखो, हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि ये परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन होना चाहिए, और अगर हम लोग खुद सुधार करने के लिए राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक सुधार नहीं आएगा। तो जो सुधार चाहते हैं वो जरूर राजनीति में जाए, और सुधार चाहने वाले जब तक राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक सुधार नहीं आ सकता है। इसी के साथ जो हमारा राजनीतिक दल का वन शॉट है वो भी कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।